भारती, ये है युवा भारती। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वो कौन भारतवर्ष है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों का सार ये है कि भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और सदैव रहेगा। साथियों, अगस्त का महीना हम सभी के लिए बहुत खास है, और हो भी क्यों ना। 200 सालों की गुलामी और एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। 2025 में हम अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इन 7 दशकों में भारत ने कई क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। अगस्त माह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के कई ऐतिहासिक घटनाओं की याद भी दिलाता है। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी की घटना, खुदीराम बोस का बलिदान दिवस और सबसे महत्वपूर्ण 15 अगस्त 1947 हमारा स्वतंत्रता दिवस। आइए सुनते हैं एक रूपक, वो सुबह फिर आई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वाधीनता की परिवेश में, हर रूप में, हर भेष में, रंगों से भरा देश ये है मेरा। 15 अगस्त वो तारीख जो देश की रगों में लहू बनकर दौड़ती है। आजादी की वो पहली किरण, वो सुबह जो सिर्फ सूरज की नहीं थी, वो थी उम्मीदों की, समर्पण की, त्याग की और बलिदान की। 15 अगस्त एक तारीख नहीं, एक चेतना है, एक एहसास है मिट्टी से बंधे होने का, एक संकल्प है आजादी को सिर्फ मनाने का नहीं, निभाने का। आज हम फिर से पलटते हैं वो पन्ने जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से लिखा। 1857 से शुरू हुआ स्वराज का सपना बढ़ता गया जन जन में। 1857 की पहली चिंगारी से 1947 की धधकती ज्वाला तक, हर मोड़ पर थी एक नई कुर्बानी, हर पथ पर थी एक शहादत की दास्तान। चलो फिर से वो समय याद करें जब सीने पर गोली खाना देशभक्ति की मिसाल थी। देशभक्तों की शहादत, सत्य और अहिंसा में बसा दृढ़ विश्वास और भारत माता की जय के जय घोष, ये सब एक राष्ट्र की धड़कन बन गए। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब सूरज आजाद भारत में पहली बार उदित हुआ, तो उसकी किरणें मानो संघर्ष के हर पन्ने की कहानी बयां कर रही थीं। तिरंगे के 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, ये सिर्फ रंग नहीं, संस्कृति, बलिदान और विकास की त्रयी के रूप में हमारे मानस पटल पर अंकित हो गए। केसरिया जो साहस का रंग है, श्वेत जो सच्चाई और शांति की लहर है, और हरा जो जीवन, विकास और समरसता का प्रतीक है। जिस क्षण तिरंगे को सलामी दी जाती है, उस क्षण ऐसा लगता है मानो ये रंग सिर्फ ध्वज में नहीं, हमारी रगों में भी है। जहां झंडा ऊंचा लहराए, वहीं हर देशभक्त की आत्मा गर्व से भर जाए। स्वतंत्रता केवल गुलामी से मुक्ति नहीं, ये सोचने, बोलने
चुनने और उभरने की ताकत है। सच है जग में बस एक स्वर्ग यही है, जाति मजहब में कोई फर्क नहीं है, सूरज के जैसे करता है दुनिया को रोशन, फिर भी है विनम्रता से भरा। आज हम तकनीकी के युग में हैं, पर आजादी का अर्थ अब भी वही है, सत्य और अहिंसा से श्रम के मार्ग पर चलते हुए स्वयं और राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करना। तिरंगे से जुड़े हैं सपने मेरे। हर बार जब ये लहराता है तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। अब भारत सिर्फ गांवों से बना देश नहीं, अब भारत है चांद की सतह पर तिरंगा फहराता सशक्त राष्ट्र। डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भरता, स्टार्टअप्स, सशक्त महिलाओं और युवाओं की उड़ान, ये है आजादी की नई परिभाषाएं। आज़ादी अब सिर्फ एक उद्घोष नहीं, ये डिजिटल एक्सेस, समान अधिकार और भागीदारी की पहचान है। देश है तो हम हैं और जिम्मेदारी भी हमारी है। देश सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, देश बनता है हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारे संकल्पों से। जय हिंद। जहाँ कल कल बहती नदियाँ, ये भोली भाली गलियाँ, मैं जी लूं इनमें सदियाँ, ऐसा देश है मेरा। स्वतंत्रता के 78 वर्षों में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस विकास के सफर में भारत की युवा जनसंख्या, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने अमृत पीढ़ी का नाम दिया है, उसी अमृत पीढ़ी के एक सक्षम युवा जो बिहार के जहानाबाद जिले से हैं, जिन्हें इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड मिल चुका है। माईगव कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम जैसे कई अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी का मौका मिला है। आइए सुनते हैं इनसे बातचीत का एक अंश। आभाष, आपने एक निशुल्क पोर्टल बनाया था लॉकडाउन के दौरान। क्या था उसका कॉन्सेप्ट, किस तरह से आपने उस पर कार्य किया और किस तरह से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? जी बिल्कुल। कोरोना महामारी जैसी भयावह महामारी जब हमारे देश में आई, उस दौर में सभी कोचिंग संस्थान, सभी महाविद्यालय, विद्यालय को बंद कर दिया गया था। उस दौरान अक्सर ये शब्द गूंजते रहती थी कि अब आगे क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे। खास तौर पे जो युवा थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा थे, उनमें संशय का विषय बना था कि हम क्या करेंगे। तो उस समय में मैं भी गांव में ही रहता था, तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए सबके लिए एक प्रेरणा भी बने और सब लोग कुछ करने की अभिलाषा भी लाए। मैंने अपने फोन और लैपटॉप के माध्यम से, क्योंकि मुझे कुशल युवा कार्यक्रम जो बिहार सरकार की योजना है उसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था, उसके तहत मैंने वेबसाइट का निर्माण किया। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के अलावा कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां उस दौर में मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करती थी। क्विज प्रतियोगिता जो हमने अपने वेबसाइट पे पुटअप किया था, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि जो मेधावी बच्चे हैं वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। किसी भी प्रतियोगिता में सरकार या फिर राज्य सरकार के अलावा जो भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, उसके पीछे एक रहता था कि हाँ, इसमें हम कोई इनाम देंगे या फिर आप जिसको अपेयर करते हैं, आप इसको पास आउट करते हैं तो हम आपके लिए ये रिवॉर्ड वगैरह देंगे। किस तरह से ये रिवॉर्ड और एंड अवार्ड्स दिए जाते थे? ये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाते में कुछ राशि भेजी जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिए जाते सरकार द्वारा, जो भी संस्थाएं कराती थी उसके द्वारा। तो उसके तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी जिनके पास में स्मार्टफोन था, तो इसका फायदा उन्होंने उठाया। और मैंने अपने वेबसाइट पे छात्रवृत्ति जो सरकार के द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा दी जा रही थी, उसके विषय में भी हमने जानकारियां प्रदान की। जो मेधावी बच्चे थे अपने प्रमाण पत्र के माध्यम से अपने उच्चतर शिक्षा के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे थे, सरकार उनको मदद मुहैया पहुंचा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको मदद पहुंचा रही थी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ये वरदान से कम साबित नहीं हुआ था। संभवतः जो आपने ये कार्य किया, जो आपने कोविड के दौरान अपना वेबसाइट बनाया, ये शायद आपका स्टेपिंग स्टोन था, इसके बाद आप और आगे बढ़ते गए? जी बिल्कुल। कहते हैं कि कहीं से आप शुरुआत करेंगे तभी जो आपकी यात्रा होगी
वो चलती रहेगी, गतिमान रहेगी। कहीं ना कहीं एक नवाचारिक क्रम वहाँ से शुरुआत हुई और उस शुरुआत के बाद में जुड़ते गए और भी कई संस्थाओं के माध्यम से हमने अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। और ये बहुत बड़ा मौका था मेरे जीवन में, क्योंकि एक सामान्य सा विद्यार्थी का ये सोच ही रहता है कि हम अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से चला पाएं, अपने जीवन में रचनात्मकता को बढ़ाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस बात को ध्यान में रखे। और बिल्कुल आपने कहा कि वो शुरुआती दौर रहा, उसके आगे यात्रा गतिमान है और आगे भी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में आपकी किसी रचना का भी उल्लेख किया था, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जब देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, उसके उपरांत हमने एक डिजाइन किया था अमृत भारत के 75 कोहिनूर नामक रचना। जिस तरीके से भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, विकासोन्मुखी योजनाएं जो आम जनता के लिए सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है, तो उसी के बारे में हमने एक तैयार करके इस अमृत भारत के 75 कोहिनूर नामक रचना का प्रदर्शन किया था। हमारी जो युवा पीढ़ी है, अमृत पीढ़ी, स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगी और उस समय किस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है या इनकी क्या भूमिका हो सकती है? हमारे देश में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, तो ये युवा अमृत पीढ़ी के रूप में है और यही युवाओं को प्रतिनिधित्व करना है जब हम अपने आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी कल्पना करी थी जब वो शिकागो में अपने सम्मेलन में अपनी भाषण को प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने ही कल्पना करी थी कि आने वाला भारत हमारे युवाओं का भारत होगा। युवा जिस तरीके से चाहेंगे वो अपने देश को मोड़ सकेंगे। युवाओं में ही ये शक्ति है कि वह किस प्रकार से अपने देश को, अपने राज्य को सशक्त कर सकते हैं और सशक्तिकरण में अपनी योगदान दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नए भारत के दृष्टिकोण और वैज्ञानिक समुदाय एवं संस्थानों के वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व से प्रेरित कार्यक्रम जिज्ञासा के अंतर्गत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में वन डे एज अ साइंटिस्ट वीक सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं CSIR के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप की हेड डॉक्टर गीता वाणी रायसम से बातचीत का अंश। जिज्ञासा वन डे एज अ साइंटिस्ट, क्या है ये प्रोग्राम, ये जानते हैं डॉक्टर गीता वाणी से, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के डिवीजन HRDG की और जिज्ञासा प्रोग्राम की हेड हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। गीता जी, ये जो वन डे एज ए साइंटिस्ट प्रोग्राम है, सुनने से ऐसा लगता है कि हम एक दिन के लिए साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या प्रोग्राम है? जैसे आपने बताया कि ये वन डे एज ए साइंटिस्ट, कि एक दिन जो साइंटिस्ट होने का एहसास कर सकते हैं, ये मेनली स्कूल बच्चों के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। क्योंकि हम जब साइंस पढ़ते हैं हमें पता नहीं होता है, साइंटिस्ट का नाम बस सुनते हैं, जैसे आइंस्टाइन है या मैडम क्यूरी है, लेकिन एक्चुअली ये रिसर्च क्या होता है, साइंस क्या होता है और इसको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रिसर्च लैब्स में, ये जानकारी देने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और इसकी प्रेरणा थी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा कि बच्चों को कि आप एक दिन साइंटिस्ट के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी प्रेरणा से हमने CSIR के जो 37 CSIR लैब्स है ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर जोरहाट में भी है, सारे लैब्स इस हफ्ते मंडे से फ्राइडे तक ओपन किया हुआ है लैब, कि सारे बच्चे आकर हमारे साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करें और क्या रिसर्च चल रहा है उनकी बातचीत करें और खुद भी कुछ प्रयास करें। यही है ये प्रोग्राम का गोल जो है कि बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए साइंस में और आगे जाकर साइंटिस्ट बने। हाँ, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट भी है ना जिससे मोस्टली बच्चे जो है वो थोड़ा सा दूर भागते हैं। चांद तारे सब अच्छे लगते हैं, सब आपको एक्साइटेड भी करते हैं, जो क्यूरोसिटी भी पैदा करते हैं, लेकिन पढ़ते हुए ना उन्हें याद करना, फॉर्मूले जो होते हैं उनको याद करना, वो थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। तो शायद ये जो आपका प्रोग्राम है इसके जरिए बच्चों को क्या कुछ इजी मेथड भी बताया जाएगा? हाँ बिल्कुल, साइंस किताब में पढ़कर हम एग्जाम देने का ही नहीं है। एक्चुअली साइंस कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है और एक्चुअली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैसे यूज कर सकते हैं और इजी तरीके से और आसान तरीके से और फन, जैसे रिसर्च इज फन, इट इज नॉट जस्ट बोरिंग। तो वो देना हमारा मेन गोल है इस चीज का, कि हम जैसे वैक्सीन बनाते हैं, जैसे ड्रग्स बनाते हैं, कैसे होते हैं, इसके रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में आसान तरीके से और
इंटरेस्टिंग तरीके से बताने का कोशिश है। ये जो एक 1 वीक सेलिब्रेशन है जैसा आपने बताया, तो ये पूरा वीक में किस किस तरह की एक्टिविटीज होंगी? इस वजह से हमने लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किया है, जो साइंटिस्ट अपने रिसर्च साइंटिस्ट लेक्चर्स देते हैं और ये सब फैसिलिटीज विजिट कर सकते हैं, जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे माइक्रोस्कोप हो, आप NMR, उसका विजिट भी होता है। फिर छोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी मिलता है, जैसे वाटर प्यूरिटी टेस्टिंग रहे, तो ऐसे तरीके की एक्टिविटीज है। फिर वीडियोस है, फिर क्विज है, तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का प्लान किया हुआ है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आपसे है कि क्या इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि स्कूल के थ्रू ही आएगा या फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी बच्चे यहाँ आ सकते हैं? ये दोनों तरीके से हो सकता है। और हमने इस हफ्ते के लिए एक ऐसा प्लान किया था, MyGov जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से हमने एक क्विज ऑर्गेनाइज किया था, साइंस क्विज। और जो बच्चे ने वो क्विज देकर रजिस्टर किया, उन्होंने अपने आप को, ये स्कूल की जरूरत नहीं है, अपने आप को रजिस्टर करके किस लैब में जाना है, वो एक तरीका है। इसके अलावा कोई बच्चा आना चाहता है अपने आप से, वो भी डायरेक्टली CSIR लैब से कांटेक्ट करके अपना जिज्ञासा नोडल्स जो कांटेक्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, उनको कांटेक्ट करके कभी भी कोऑर्डिनेट करके जा सकते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा भी हम ओपन अवेलेबल है, जैसे बच्चों को आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो वैसे भी इन दिनों जिस तरह से अंतरिक्ष में जाकर हमारे देश के लौट कर आए हैं और हम सब उसको लेकर वैसे ही बहुत एक्साइटेड है, तो मुझे लगता है बच्चों को भी एक एक्साइटमेंट तो जरूरी होगा साइंस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। तो हम यही अंतरिक्ष तो सबको पता ही है, मंगलयान जैसे चंद्रयान, हमारा सक्सेस तो बहुत ज्यादा ही है। इसके अलावा भी साइंस के माध्यम से हमने बहुत कुछ किया है। जैसे जानते हैं कोविड में कितना साइंस का उपयोग हुआ, जैसे वैक्सीन कही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या हमारे साइंटिस्ट ने मास्क बनाया, वेंटिलेटर बनाया, तो बहुत कुछ काम किया साइंटिस्ट ने। तो यही बताने का हमारा उद्देश्य है कि साइंस जो है आम आदमी को कैसे पहुंचता है और आम आदमी के लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, और इसी के उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता जी, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। साथियों, रैगिंग के खिलाफ सरकार ने कई कदम उठाए हैं। परिसरों में रैगिंग के मामलों को रोकने के लिए नियम विनियम के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में 12 से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग अवेयरनेस कार्यक्रम हुए। युवा भारती की बात हुई इस कार्यक्रम की कन्वेनर डॉक्टर अनीता गर्ग मंगला से। एंटी रैगिंग मीन्स एंटी कि रैगिंग ना हो। आज का इवेंट इसलिए किया गया क्योंकि एक गाइडलाइंस है UGC से, जिसमें कि पूरी यूनिवर्सिटी में 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 12 से 18 एंटी रैगिंग वीक है। इस बार क्योंकि 15, 16, 17 छुट्टी रही, तो पूरे अगस्त को ही एज अ एंटी रैगिंग इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि हम दौलत राम कॉलेज में ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर रैगिंग के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। वी प्रोवाइड रैगिंग फ्री कैंपस टू ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड हमारे कॉलेज में 6000 गर्ल्स छात्राएं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक फियर फ्री एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई यहाँ पर पूरी करें। तो उसके लिए आज हमने एक एंटी रैगिंग अवेयरनेस टॉक कराई, जिसके अंदर एडिशनल DCP नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट श्री आनंद मित्तल जी आए। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और बच्चों के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया। उसके बाद हमने एक प्ले करा यहाँ पर, जो स्किट हमारे ही स्टूडेंट्स ने की थी, जिसमें कि मेनेस ऑफ रैगिंग बताया गया और उसको कैसे हम कर्ब करें ये बताया गया। फिर हमने एक मूवी स्क्रीनिंग की जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे रैगिंग की वजह से स्टूडेंट्स को मेंटल हैरेसमेंट, इमोशनल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट होती है और अब क्या क्या उसके अंडर पनिशमेंट्स हैं, पीनल कोड्स हैं, वो सब हमने बताया। फिर हमने अपने 1st to 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्विज प्रोग्राम किया, जिसमें रैगिंग से संबंधित वेरियस क्वेश्चंस पूछे गए। हमने एक और इवेंट जो कि सेल्फी बूथ है वो बाहर लगाए हुए, जिसमें कि स्टूडेंट्स सेल्फी लेके अपना मैसेज दे सकते हैं रैगिंग के लिए। और हम सभी छात्राओं ने, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ ने, पुलिस सहकर्मियों ने, सबने आज प्लेज ली कि हम
यूनिवर्सिटी को, दौलत राम कॉलेज को, भारत को रैगिंग फ्री बनाएंगे। रैगिंग माइल्ड से सीवियर हो सकती है। जो माइल्ड केसेस होते हैं उसके अंदर जनरली स्टूडेंट्स को एक वार्निंग दी जाती है, और अगर उसके बाद भी वो नहीं समझते हैं तो स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट भी किया जा सकता है, उनको एक्सपेल भी किया जा सकता है, एक सेमेस्टर से लेके सारे सेमेस्टर के लिए भी, और ये भी किया जा सकता है कि उनको आगे किसी हायर एजुकेशंस में एडमिशन ना मिले। और अगर कुछ ऐसा होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट तक बात आ जाती है तो उसमें अप टू 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिवियर केस, तो उसमें ये पनिशमेंट है। सो रैगिंग इज नॉट अलाउड इन ईदर माइल्ड और अ सीवियर फॉर्म, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं खुद एंटी रैगिंग कमेटी की कन्वीनर हूँ। तो हमने जब बच्चे आए ओरिएंटेशन डे पे, उनको मैंने एड्रेस किया, और हमारी वेबसाइट पे भी हैं, वो कभी भी चाहे तो हमें रीच कर सकते हैं थ्रू ईमेल एज वेल एज मोबाइल नंबर। ये एक इंस्टीट्यूट लेवल पे है। सपोज बच्चा इंस्टीट्यूट में नहीं बताना चाहता तो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन @antiraging.in पे ईमेल कर सकता है। एंटी रैगिंग फ़ोन नंबर है 1800 180 5522, वो वहाँ पर कर सकता है। और antiraging.in पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। और जब भी कोई बच्चा ऐसी कोई कंप्लेंट करता है तो एनोनिमिटी होती है, हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। उस बच्चे का बाहर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आता कि उसने क्या फेस किया, ये वो, हम सिर्फ जिसने किया है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो बच्चे बिल्कुल इस चीज़ से केयर फ्री रहें कि उनका नाम कहीं नहीं आएगा, वो अपने आप को टोटली सेफ एंड 100% सिक्योर फील करें। साथियों, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। नेत्रदान विषय पर जानकारी दे रहे हैं सफदरजंग अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज रंजन। दृष्टि की जो उपयोगिता है ना हमारे जीवन में, मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि अगर आप दृष्टिहीनता क्या होती है इसको समझना अगर आपको है तो बस अपनी आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए, और आप सोचें कि आपका जीवन यापन इसी तरीके से आपको करना है। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, भारतवर्ष में, दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यही जीवन जी रहे हैं। पर उसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपकी पहल से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? वो है नेत्रदान से। तो नेत्रदान क्या है? मैं बहुत सरल भाषा में अगर कहूँ तो हमारी आंखों में बहुत सारी लेयर्स होते हैं, परतें होती हैं। तो एक लेयर होती है पुतली यानी कि कॉर्निया। तो कॉर्निया का दान को कहते हैं हम लोग नेत्रदान। नेत्रदान से बदलाव लाया जा सकता है और इसको हम थोड़े से कुछ आंकड़ों के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो देखिए ब्लाइंडनेस के बड़े सारे कारण हैं देश में, कैटरैक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर्स है, ग्लाकोमा है, बहुत सारी कंडीशंस है। पर अभी हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे रहेगा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पे, बिकॉज नेत्रदान में हम जिस तरह की ब्लाइंडनेस को दूर कर सकते हैं वो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। देश में अंदाजन करीब 11 से 12 लाख लोग हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं, और इसमें से बड़े सारे वैसे हैं जो दोनों आंखों की कॉर्नियल कंडीशन से ग्रसित हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष करीब 20 से 25 हजार नए केसेस का भी इजाफा हो जाता है। हमें आवश्यकता है करीब करीब 1 लाख कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी की पर ईयर। हो पाती है कितनी कलेक्शंस? 40 से 50 हजार, और उसमें से भी एक्चुअल डोनेशंस की अगर बात की जाए तो 25 से 30। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा गैप है डिमांड एंड सप्लाई में। तो इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले बताया कि पुतली यानी कि कॉर्निया, कॉर्निया एक पारदर्शी परत होती है। आप समझ सकते हैं कि घड़ी के ऊपर जैसे कांच लगी होती है, ये उस ढंग की एक लेयर होती है। बस सिर्फ उसकी प्रत्यारोपण इसमें की जाती है और वही निकाली जाती है जो डिकीज्ड होते हैं, जो दिवंगत होते हैं उनके ऊपर से। अब इसकी प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो प्रक्रिया तो बड़ी सरल है, निःशुल्क है, और कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को दान कर सकता है। तो समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले अगर आपने निश्चय कर लिया कि आपको नेत्रदान करना है तो आप अपने नियरेस्ट आई बैंक को कांटेक्ट करें। वहाँ पे आपको एक शपथ पत्र मिलेगा। शपथ पत्र में कुछ डिटेल्स होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं, और उसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं कि मृत्यु की स्थिति में फिर किनको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट पर्सन, परिजनों के बाकी डिटेल्स होते हैं। तो ये तो हो गया एक पहली स्थिति जब आप जीवित में आप क्या कर सकते हैं। एक्चुअल डोनेशंस जो स्टार्ट होती है वो होती है मृत्यु के बाद में। नियरेस्ट आई बैंक होती हैं, उनको कॉल करना है, नहीं तो एक 1919 नेशनल हेल्पलाइन नंबर है,
उसको कॉल करेंगे आप, जो आपको नियरेस्ट आई बैंक से कनेक्ट कर देगी। और आपको शव ले जाने की कहीं आवश्यकता नहीं। अगर डेथ जो हुई है घर में भी क्यों ना हुई हो, हॉस्पिटल में हुई हो, आई बैंक की टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे आ जाती हैं और वो अपनी जो प्रक्रिया है वो फॉलो करती है। और जहाँ तक लोगों को समझाने की अगर बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेत्रदान सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है, यह मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। नेत्रदान न धर्म देखता है, न जाति, न उम्र, यह केवल इंसानियत देखता है। सोचिए, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी आंखें भी बुझ जाती हैं, लेकिन अगर वही आंखें किसी और को दृष्टि दे दे तो मृत्यु के बाद भी जीवन का उजाला बना रहता है। जी। यही नेत्रदान का असली अर्थ है, रोशनी बांटना। तो मेरा तो यही संदेश है कि जीवन में जब तक आंखें हैं तब तक इस सुंदर दुनिया को देखिए और मृत्यु के बाद भी अपनी आंखों से किसी और को यह दुनिया दिखाइए। इसी से हमारा जीवन सच्चे अर्थ में देखा जाए तो सार्थक एवं सफल होगा। दोस्तों, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। युवा भारती की बात हुई गगन यात्री शुभांशु शुक्ला से। वास्तव में बहुत अविश्वसनीय मिशन रहा है। हम ट्रेनिंग करते हैं, हम तैयारी करते हैं और एक इमेज बनती है आपके मन में कि कैसा महसूस होगा जाने से पहले। और मिशन तो 20 दिन का है, हम लोग 1 साल वहाँ थे, तो मेजॉरिटी टाइम जो था वो ट्रेनिंग में गया। लेकिन उसके बाद भी जब आप मिशन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका अनुभव कुछ अलग ही है। जैसा मैं अगर आपको बताऊं भी तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कन्वे कर पाऊंगा कि जो मैंने फील किया ये मिशन कैसा था। ट्रेनिंग के दौरान भी और मिशन के दौरान भी और जनरली लाइफ में भी, मतलब मोमेंट्स आते हैं जब आप घबराते हैं या जब आपको डर लगता है या जब आप एंग्शियस हो जाते हैं, होती हैं चीज़ें ऐसी। ये कहना ठीक नहीं होगा कि कभी नहीं लगता, लगता तो है ही, कि सबको ही लगता है, डर सबको लगता है जैसे कहते हैं। बट मुझे लगता है कि विश्वास होता है लोगों पे, एक बहुत बड़ी टीम लगती है ऐसे मिशंस को एग्जीक्यूट करने में। और इससे बड़ा भरोसा तो आप किसी को नहीं दे सकते कि इंजीनियर आपके लिए वो मिशन तैयार कर रहा है, वो व्हीकल तैयार कर रहा है और वो रॉकेट तैयार कर रहा है और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसमें बैठ के जाऊँगा, मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है। मैं अपनी एक तरह से अपनी लाइफ उसके हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की भावना है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो आपको इन चीज़ों से डील करने में मदद देती है। एंड अगर कोई परेशानी है या कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम उसको डिस्कस करते हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से, और आई थिंक वो ट्रस्ट बढ़ाता है एक दूसरे के बीच में। तो यही कहूँगा मैं कि ये ट्रस्ट की जो भावना है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस मिशन में, ये बहुत मदद करती है ऐसे मोमेंट से डील करने में। कैसे स्पेस को हमें यूटिलाइज करना है, विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे हम स्पेस को एक नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ करें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों से जो भी हैं उनको ये कहानी शेयर करें, उनको बताएं इसके बारे में, उनको एक्साइट करें और उनको ये दिखाएं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो भारत ऑलरेडी कर रहा है और उन्हें वहाँ जाना है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये बहुत गोल्डन टाइम है हमारे लिए, जिस समय हम अभी भारत में हैं और जिस तेज़ी से हम ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है। ये जो सपने हमने देखे हैं और जो एम्बिशंस हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत है आपकी। तो आप क्यूरियस रहिए, एक्साइटेड होइए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के मेहनत करिए और इन फील्ड्स को परस्यू करिए। और बस बहुत जल्दी जब 2040 में हम अनाउंस करेंगे मून से जब पहला भारतीय पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको सीज़ करिए, ये है हमारा मौका अभी है। मुझे फिजिकल एक्सरसाइज मतलब एक्टिविटीज़ पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। जब पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे 1984 में, तो राकेश शर्मा गए थे और उस समय भी एक्साइटमेंट था उनके बारे में। हमने बहुत सालों तक उनके बारे में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं था जिसकी वजह से बच्चे उसको फॉलो कर पाएँ। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार जब हम गए हैं तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून लैंडिंग का प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, इन प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है कि आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए, बच्चों को जगाइए, और जब एक बार वो जगे हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको मौका दीजिए कि वो कैसे उस क्यूरियोसिटी को, एक सपने को, एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो मुझे लगता है दोनों ही पहलू इस समय एड्रेस हो रहे हैं और हम एकदम सही जगह पे हैं। और ये आई थिंक आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, इन चीज़ों के बारे में बात करिए और लोगों को बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। यही बच्चे बड़े होकर ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। और अंत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और साथ ही 1 सितंबर से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। खेल में अच्छा करने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है अच्छा पोषण। पत्रिका का युवाओं को एक संदेश है कि फास्ट फूड नहीं, सही पोषण चुनें, खुद फिट और फोकस्ड रहें। स्वस्थ युवा ही सशक्त देश का आधार होता है।
राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का, ये है युवा भारती।